A definite integral gives exact area between two limits and gives a definite numerical value. Hello everyone, I am Karan Singhai and today we are going to study chapter 7 of class 12, that is integrals. And in today's session we are going to study definite integral. तो जितने भी मैंने ये सेशंस लिए हैं, हम बार बार क्या एक चीज पढ़ते आ रहे थे कि एक इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है और एक डेफिनेट इंटीग्रल होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल जो होगा, पहले तो हम इंटीग्रल की बात करते हैं। तो इंटीग्रल में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ग्राफिकली आप उस चीज को विजुलाइज करना चाहो तो ग्राफिकली क्या विजुलाइज कर सकते हो आप उस चीज को कि इट शोज द एरिया बिटवीन अ सर्टेन कर्व। मतलब एक कर्व है, उसके नीचे का एरिया जो है वो हमारा इंटीग्रेशन दिखाता है। लेकिन इनडेफिनेट में क्या हो रहा था कि जो हमारा कर्व बनता है उसकी कोई बाउंडेशन नहीं होती कि एंडिंग कहाँ है और स्टार्टिंग कहाँ है। तो हम इनफाइनाइट एरिया की बात करते थे, इसलिए इसी लॉजिक से हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हमेशा लगा के रखते थे। लेकिन जब डेफिनेट इंटीग्रल वाली कहानी आएगी तो हमारी लिमिट्स डिफाइंड हो जाएंगी। अब वेल डिफाइंड होंगी तो हमारा एरिया भी वेल डिफाइंड हो जाएगा और एरिया की एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया। सो नाउ अब उससे पहले अगर हमको कुछ और चीजें देखनी है कि दो तीन फॉर्म्स और होते हैं, इससे पहले कि हम इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ें, मैंने डेफिनेट इंटीग्रल की आपको बता दी समरी क्या होती है। लेकिन उससे पहले दो तीन फॉर्म्स और बचे हुए हैं इनडेफिनेट वाले, तो वो भी हम कवर कर लेते हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल मूव टू अवर, जैसा कि आप आगे देख सकते हो, वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, दैट इज रिगार्डिंग द डेफिनेट इंटीग्रल की जो भी कहानी। तो जो मैंने आपको एक्सप्रेशन अभी बताई समरी, दैट वाज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। उससे पहले बस जो लास्ट वाला पार्ट हमारा रह गया है, दैट इज ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल, उसको हम कवर कर लेते हैं। तो देखो, दो लास्ट ये फॉर्म है, सारे जितने भी फॉर्म्स हो सकते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल के वो हमने कवर कर लिए हैं। सो दीज आर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की टेक्निक से ही हमारे ये दो तीन टर्म्स बनते हैं। और ये इसीलिए भी मैं डेफिनेट इंटीग्रल के पहले बता रहा हूँ क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में हम इनका अगर यूज आएगा तो डायरेक्ट उठा के कर लें, ठीक है। और आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी यही सीक्वेंस आपको मिलेगा जब आप बुक से पढ़ोगे। तो देखो, पहला वाला अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो पहला वाला इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, हमको निकालना है। तो टेकिंग द कांस्टेंट फंक्शन एज द सेकेंड फंक्शन एंड दिस फंक्शन एज द फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो हमने दिखा हमको कि ये ऐसा वाला टर्म है और हमने बाय पार्ट लगाने की कोशिश की है, देखते हैं क्या होता है। तो कांस्टेंट वाले फंक्शन को हमने क्या ले लिया है, सेकंड फंक्शन, और इसको ले लिया है फर्स्ट फंक्शन। तो इसको लिया है फर्स्ट फंक्शन, तो ये ऐसे ही कैसे ही आएगा, और कांस्टेंट फंक्शन का होगा इंटीग्रेशन, तो एक्स आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर -1/2 क्यों आया, क्योंकि अब क्या होगा, इस वाली चीज का होगा अपना डिफ्रेंसिएशन। तो रूट एक्स का अगर आप डिफ्रेंसिएशन याद करो तो 1/2 रूट एक्स आता है, तो 1/2 रूट एक्स। अब क्या होगा, अंदर वाली टर्म का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, चेन घूमती है, तो एक्स स्क्वायर का अगेन 2x। अब फर्स्ट वाले का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, तो फर्स्ट वाले सेकंड वाले का क्या होगा, इंटीग्रेशन, तो x आ जाएगा अगेन 1 की जगह पे। तो यहाँ पे क्या क्या टर्म बन जाएंगे, 2x, और यहाँ पे ये 2 से 2 हम उड़ा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर ऊपर बन जाएगा हमारा और नीचे ये वाला टर्म बन जाएगा, ठीक है। और अगर इस चीज को फर्दर सॉल्व कर लोगे अगर आप, तो इस चीज को फर्दर सॉल्व करके कैसे कर सकते हो, -a स्क्वायर और a स्क्वायर सिंप्लीफाई करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती में हम डाल देते हैं, क्यों, क्योंकि हमको सिंप्लीफाई करना है वो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला टर्म। तो अगर उस चीज को आप जबरदस्ती पुट अप करोगे तो क्या होगा, एक आप ये वाला टर्म काट सकते हो, क्यों, क्योंकि रूट वाला पावर एक आपका कम हो जाएगा यहाँ से। तो देखो, ये आ गया आपका ये वाला टर्म माइनस में, और माइनस a स्क्वायर टाइम्स ये चीज बची। अब ये वाली चीज जो बची है आपकी इस जो सॉल्व किया हमने, यही हमारा क्या था, मुद्दा था निकालने का, यही आई हमको निकालना था यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आई लिखा हुआ और ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट चल रहा था, तो ये आई और ये आई यहाँ ले आओ तो ये 2i बन गया। और यहाँ पे क्या बन गया, एक्स स्क्वायर -1 अंडर रूट में इंटू एक्स, और माइनस ये कांस्टेंट वाला टर्म हमारा बन गया। अब देखो, इंटीग्रेशन इसका हम पढ़ के आए हैं, आपको रिकॉल करना है, हम ये सब पढ़ चुके हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो हम पढ़ के आए हैं वो फॉर्मूला होता है -(a²/2 log x प्लस
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये 2 नहीं होता है, यहाँ पे 2i का यहाँ पे आया है, ये हम पढ़ के आए ए स्क्वायर, ये जो कहानी थी लॉग वाली, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे पढ़ के आए हैं। तो ये वाला फॉर्मूला इसका क्या है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में जब होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ये वाला फॉर्मूला हम पढ़ के आए, तो हमने पुट अप कर दिया। ए स्क्वायर वैसे का वैसे ही रख दिया, 2 जो 2i यहाँ होता वो 2 यहाँ ले आए और 2 यहाँ पे ले आए, तो x/2 और ये फॉर्मूला हमारा बना। तो ये एक्सटेंडेड फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्रॉब्लम हम इनको यूज करेंगे। सिमिलरली इंटीग्रेटिंग द अदर 2 फंक्शन इंटीग्रल जो मैंने आगे दिखाए हैं आपको, ये दोनों इंटीग्रल का भी आप सेम वे में क्या कैसे निकाल सकते हो, टेकिंग कांस्टेंट फंक्शन एज अ सेकंड फंक्शन, और यही वाले फंक्शन को फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो हमने डिफाइन किए हैं उनका भी आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। तो ये दोनों टर्म्स आपकी आएंगी, ठीक है। ये वाली चीज का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, तो आपको ये गंदी दिखने वाली टर्म्स याद ही करनी पड़ेगी। आप याद कर लोगे तो बेटर आपके लिए रहेगा सॉल्व करने में। नाउ मैं हमेशा आपको बताता हूँ 2 तरीके। तो इस सेम चीज को सॉल्व करने का एक तरीका ये भी है कि पहले वाले में आप x को a sec थीटा ले लो, दूसरे वाले में a tan थीटा और तीसरे वाले में a sin थीटा, और ये तीनों चीज लेके आप सॉल्व करो, अगेन आप यही एंड रिजल्ट में पहुंचोगे, ठीक है। नाउ हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं इसका, कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होगा। देख लिया हमने, डेरिवेशन फॉर्मूला हमारे पास है, तो देखो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 आ गया। कैसे सॉल्व करें, कुछ नहीं, दिमाग लगाएंगे हम। हमको दिख रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर प्लस 4 दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 क्या होगा, x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 4, यानी कि ये भी 2 का स्क्वायर दिख रहा है। यानी कि अब वही वाली चीज हमारी बन गई कि अगर हम x प्लस 1 को y लें तो मेरा dx किसके बराबर आ जाएगा, dy के बराबर आ जाएगा। यानी कि इस चीज को मैंने y ले लिया, तो y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dy हमारा बन रहा है। तो देखो सेकंड वाला फॉर्मूला जो है वो यही है, सेकंड वाला अगर फॉर्मूला देखो तो यही का यही है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या है फॉर्मूला निकल के, 1/2 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में और प्लस सी। तो आप देख सकते हो सेम ही चीज हमारी वहां पे बनी हुई है, यानी कि जो ये वाला टर्म है उसका हम एक्सप्रेशन डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। देखो वही वाले टर्म में y की जगह पुट अप कर दो। अब क्या करना है, y को जो माना है, क्या माना है, x प्लस 1 वो पुट अप कर दो और फिर आपका आंसर लिख जाएगा। तो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इसीलिए आपको ये तीनों फॉर्मूले 10 बार लिखो 20 बार लिखो, याद करने ही पड़ेंगे। और अगर फॉर्मूले याद हैं तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, मतलब नेक्स्ट इसी का देख लेते हैं। अब देखो 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें भी आपको अगर ध्यान से देखोगे इधर अगर करोगे तो 4 माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर दिख रहा है। अगेन x प्लस 1 को y लो तो ये dy, यानी कि 4 माइनस वाई स्क्वायर बन रहा है। अब लेकिन कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला नंबर 3 बन रहा है। तो फॉर्मूला नंबर 3 रिकॉल करवा देता हूँ, ये देखो, ये पुट अप कर दो थिंग्स, अगेन पुट अप कर दी 1/2 y, ये एक्सप्रेशन बनेगा। जो भी फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है, दिमाग इसमें कुछ भी नहीं लगाना है। और फिर क्या करना है, जो हमने एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था हमने, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, उसको हम वापस यहाँ पे पुट अप कर देना है। तो ये आपका एक्सप्रेशन सॉल्व होके आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, कोई इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, प्रोवाइडेड आपको फॉर्मूला याद, बस सिंप्लीफाई करके हमको परफेक्ट स्क्वायर वाला चीज लेके आनी थी। नाउ वापस आ जाते जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल हमने अभी तक क्या किया, वी हैव स्टडीड इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड डिस्कस्ड अ फ्यू, नहीं बहुत सारे मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं ऑफ फाइंडिंग देम इंक्लूडिंग इंटीग्रल्स ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस। तो मेंशन कर दिए स्पेशल फंक्शन, यानी कि पीछे जो हमने अभी किए थे। In this section, we shall study what is called as the definite integral of a function. Now, the definite integral नाम में लिखा है क्या होगी, उसकी एक definite value होगी। A definite integral is denoted by, तो ये सांप है, जो इंटीग्रेशन का सांप है उसमें लिमिट्स आ गई, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, और ये वाली जो होती है दिस इज नोन एज लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट भी आ गई अब और लोअर लिमिट भी आ गई, यानी कि अब हमको कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम एक्सप्रेशन का डायरेक्ट एक फाइनाइट वैल्यू रिपोर्ट कर सकते हैं। नाउ वेयर a इज कॉल्ड द लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल जो बनता है और b इज कॉल्ड द अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल, यानी कि जब आप लगाओगे तो पहले अपर लगाओगे, इस चीज को अगर सॉल्व करोगे तो आएगा fx के बराबर और ba, यानी कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। तो पहले क्या लगाओगे, अपर लिमिट,
और फिर क्या कर लगाओगे, लोअर लिमिट। नाउ द डेफिनेट इंटीग्रल इज इंट्रोड्यूस्ड ईदर एज द लिमिट ऑफ सम if it has an antiderivative f in the interval ab, then its value is the difference between the values of at end point। जो मैंने बताया वही का वही चीज यहाँ पे लिखती। तो देखो इंटीग्रेशन है, अगर इसकी जगह हम एक एंटी डेरिवेटिव डाल देते, मतलब एंटी डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट लगाते और क्या करते, एफ एक्स डी एस की जगह हम एफ डैश एक्स लगा देते, तो मतलब फर्स्ट डेरिवेशन होता और इंटीग्रेशन, तो दोनों कैंसिल हो जाते और क्या बचता, एफ ऑफ एक्स डायरेक्ट बचता। और उसमें क्या करते, लिमिट्स लगा देते, यानी कि b और a लगा देते, तो एफ बी माइनस एफ ए हमारा निकल के आ जाता। यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था। नाउ अब हम देख लेते हैं एरिया फंक्शन कि होता क्या है। फंडामेंटल इसमें क्या है, थ्योरम है कुछ, तो वो थ्योरम हम समझते हैं, फंडामेंटल थ्योरम कैलकुलस चलते कैसे हैं। तो एरिया फंक्शन मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल अब आपको क्या देगा, एग्जैक्ट एरिया देगा बिटवीन द रिक्वायर्ड लिमिट्स, जो भी आपने फंक्शंस या लिमिट्स लगाए हुए हैं। इट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई आर्बिटरी कर्व होगा, लेकिन उसके बीच का एरिया जो होगा वो मेरा क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू b एंड द x एक्सिस, ठीक है। तो जो x एक्सिस है ये वाली a से b तक, और x एक्सिस जो है उसके बीच की बात हो रही है मेरी, ठीक है। लेट x बी अ गिवन पॉइंट इन a, b, then f of, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू a टू x dx रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द लाइट शेडेड एरिया इन द फिगर। यानी कि ये कह रहा है कि अगर a से b तक मैं लिमिट्स लूं और x उसके बीच का एक पॉइंट बनाऊं, जो मैंने कर्व आपको बना के वहां पे भी बताया। तो अगर ये कर्व है और a और b मेरी एंड लिमिट्स और x में पॉइंट बताऊं, तो यहां से यहां तक का जो एरिया है वो मेरा एक्सप्रेशन कौन सा दे रहा है, एफ एक्स ए से लेके x तक dx। तो ये वाला जो एरिया है वो मेरा मैथमेटिकली अगर मैं निकालूं तो इस वाली चीज से मेरे को मिल रहा है। और अगर पूरे की बात करूंगा तो क्या होगा, एफ ऑफ एफ एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, a से b आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इट इज लाइट शेडेड इन द फिगर 1, तो मैंने आपको बता दिया। नाउ इट इज अज्यूम दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंगिंग टू a टू b। क्यों एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि एरिया की बात हो रही है और एरिया हमारा कभी नेगेटिव नहीं होगा। दिस असर्शन इज मेड इक्वली ट्रू फॉर अदर फंक्शंस एज वेल। तो अदर फंक्शन जिनका एरिया निकालेंगे उसमें भी ये चीज ट्रू होगी। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। सही बात है, डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि जितना एक्स लोगे उतना एरिया आपका बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली एक्स कहाँ तक पहुंच सकता है, लेस देन इक्वल टू बी के बराबर, ठीक है। नाउ इन अदर वर्ड्स द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। वी डिनोट दिस फंक्शन बाय ax and we call the function ax as an area function। तो इस चीज को एरिया फंक्शन भी आप बोल सकते हो, फ्रॉम a to x fx dx, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन द बेसिक फंडामेंटल थ्योरम्स हैव बीन गिवन, हाउएवर वी ओनली स्टेट देम एज देयर प्रूफ्स आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टेक्स्ट। यानी कि जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके स्कोप से बियॉन्ड है उसका प्रूफ। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उनको स्टेट कर देते हैं और पढ़ लेते हैं कि भाई कभी थ्योरी में आ गया गलती से। वैसे इंटीग्रेशन से आप 200% श्योर मानो कि प्रॉब्लम्स ही आएंगे, थ्योरेटिकल आना बेयर मिनिमम चांस है कि आए, फिर भी हमको पता हर एक चीज होनी चाहिए। तो हम पहला थ्योरम पढ़ लेते हैं, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो इट इज स्टेट दैट इफ f इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल ab एंड ax बी द एरिया फंक्शन, तो a डैश x जो होगा वो fx के बराबर होगा। तो सही बात है, आप इंटीग्रेशन का अगर डिफरेंशिएशन मार दोगे तो क्या होगा, कैंसिल होके हमको फंक्शन ही मिल जाएगा। सही बात है। नाउ सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या है, वी स्टेट below an important theorem which enables us to evaluate different definite integrals by making use of the anti derivative। तो अब इसमें क्या एंटी डेरिवेटिव का यूज किया है। एंटी डेरिवेटिव का देखो कैसे यूज किया है। नाउ लेट f बी अ कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ab। तो देखो लिमिट लगा दी ab, फंक्शन डिफाइन कर दिया fx dx एंड f बी एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। देन देखो एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन का कहने का मतलब है इस चीज का अगर आप इंटीग्रेशन मानोगे तो फंक्शन की तरफ आप जाओगे। आप ऐसे समझो कि फंक्शन आपका एफ एक्स है और उसका डेरिवेटिव जो है फर्स्ट वो आपका एफ एक्स माना हुआ है। तो अगर इस चीज का इंटीग्रेशन आप मारोगे तो आप वापस फंक्शन की तरफ पहुंच जाओगे, यही कह रहा है। और बी ए तो क्या होगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दी। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, फंक्शन में एक्स की जगह बी डालो
और फंक्शन में एक्स की जगह ए डालो, तो ये आपका क्या दे देगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये दोनों हमारे क्या है, थ्योरम है। अब कुछ रिमार्क्स भी देख लेते हैं बिफोर सॉल्विंग सम ब्यूटीफुल प्रॉब्लम्स। तो क्या है, इन अदर वर्ड्स द थ्योरम 2 टेल्स दैट इफ fx from defined from where to where, b to a, is the value of the antiderivative f of f फंक्शन की एंटीडेरिवेटिव की वैल्यू एट द अपर लिमिट b माइनस वैल्यू ऑफ द सेम एंटीडेरिवेटिव एट द लोअर लिमिट a। तो कहने का क्या मतलब है कि हम एंटीडेरिवेटिव बोलते हैं किसको है, इंटीग्रल को बोलते हैं। तो ये चीज एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो रहा है, ये एक्सप्रेशन का मतलब है कि हम एंटी डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल रहे हैं और उसका डिफरेंस ले रहे हैं फ्रॉम b टू a। तो सही बात है, यही तो हमारा इंटीग्रेशन ही होता है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, दिस थ्योरम इज वेरी यूजफुल बिकॉज इट गिव्स अस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेफिनेट इंटीग्रल मोर इजली विदाउट कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ द सम। तो बिना लिमिट का, अब लिमिट का रोल रहता है इसमें। जब हम लिमिट पढ़ेंगे 11th में तो आपको बताऊंगा कि लिमिट का हम कैसे यूज करके, लिमिट से ही एक्चुअली कैलकुलस स्टार्ट होता है। लेकिन जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें हम डायरेक्टली डिफरेंशिएबिलिटी से डील करना स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। लेकिन एक्चुअल अगर आप कैलकुलस की बात करो तो सबसे पहले हम लिमिट पढ़ते हैं, लिमिट से हम मूव करते हैं टुवर्ड्स डिफरेंशिएबिलिटी एंड देन लास्टली हम डील करते हैं इंटीग्रल्स। तो हम देखेंगे कि लिमिट सम करने का क्या मतलब है कि जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मैं आगे एक चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा एरिया अंडर द कर्व, तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप मानेंगे। जो हमारा कर्व है ना, मैं आपको कर्व से समझाता हूँ। तो ये कर्व है ना, इसको हम स्ट्रिप में डिवाइड करेंगे, ये छोटी छोटी स्ट्रिप होगी। तो ये हर एक स्ट्रिप की लिमिट होगी। जैसे यहाँ तक x तक है, तो ये मान लो x है तो ये x1 है। तो ऐसी सारी स्ट्रिप्स जब आप ऐड कर दोगे, ये वाली स्ट्रिप भी, ये वाली स्ट्रिप भी, ये सारी, तो हमारा इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन एक तरीके से और आप कर सकते हो, कैसे कि लिमिट्स लगाई छोटी छोटी तो सबको ऐड कर दिया। निटिंग जो समझते हो ना आप, अपने बड़े बूढ़े क्या करते, निटिंग करते थे, बुनते थे ऊन को, फिर पूरा स्वेटर बनता था। तो इंटीग्रेशन को आप उसी तरीके से समझ सकते हो कि हम निटिंग कर रहे हैं। तो निटिंग करके जब पूरा प्रोडक्ट बन जाता है, दैट इज योर इंटीग्रेशन। और निटिंग का जो प्रोसेस है वो लिमिट है। तो ये हमको क्या बोल रहा है थ्योरम, ये बड़ी अच्छी बात बोल रहा है कि हमको डायरेक्टली क्या कर रहा है, विदाउट यूजिंग द लिमिट्स कंसेप्ट हम इंटीग्रेशन एज अ होल फंक्शन का करके हमको फाइनल प्रोडक्ट स्वेटर हमारी दादी ने हमको दे दी गिफ्ट में, वो करके दे देता है। तो ठीक बात है। नाउ नेक्स्ट, the crucial operation in evaluating a definite integral is that of finding a function whose derivative is equal to the integrand। तो यही तो करते हैं हम डेरिवेटिव की वैल्यू क्या चेक करते हैं कि इंटीग्रांड के बराबर है। एंटी डेरिवेटिव के तभी तो फॉर्मूले लगा पाते हैं। दिस स्ट्रेंथेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। सही बात है ये भी। नाउ इन fx डिफाइंड फ्रॉम a to b, इसको ऐसे पढ़ना, a to b the function needs to be well defined and continuous in a to b। continuous तो होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो हम एरिया की बात ही नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस द कंसिडरेशन ऑफ डिफरेंट डेफिनेट इंटीग्रल, अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन आ जाए कि 3 से -2 क्या आपको इंटीग्रेशन करना है फॉर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इज एररनियस। क्यों है इसमें एरर, क्योंकि देखो अगर जब आप इसमें 1 पुट करोगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 का क्या मतलब है, एरिया 0 होने का क्या मतलब है कि कुछ भी इन्वॉल्व है ही नहीं। Since the function of expression expressed is not defined in a portion from -1 to 1 of the closed interval -2 से 3, तो क्या है -1 से 1 क्या है, अब लिमिट ही उड़ गई आपकी। नेटिंग मतलब 20 से एक छेद बना दिया आपने स्वेटर में। तो ऐसी स्वेटर कोई पहनेगा क्या, नहीं पहनेगा। तो वही स्वेटर वाले कंसेप्ट से आप समझो कि जो लिमिट है वो पूरी कंटिन्यूअस होनी चाहिए, यानी कि कर्व जो आपका है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए इन द स्पेसिफाइड लिमिट्स, तब हम इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। आई होप स्वेटर वाले एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो सिंपल से स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग देख लेते हैं। अब सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है, अगर इनडेफिनेट में कमांड आ गई तो डेफिनेट तो बहुत ही इजी है। इसकी प्रॉपर्टीज वाला नेक्स्ट सेशन जो हम पढ़ेंगे, 2 प्रॉपर्टी में आपको बताऊं, किंग और क्वीन, वो आप लगाओगे सारे इसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो नाउ स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग fx फ्रॉम a to b, फाइंड द इनडेफिनेट इंटीग्रल fx dx। अगर हमको fx dx निकालना है जिसकी लिमिट हमको पता है a to b, तो हम क्या करेंगे, लेट दिस बी fx, देन देयर इज नो नीड टू कीप दिस इंटीग्रल कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि बिकॉज इफ वी कंसिडर fx प्लस c इंस्टेड ऑफ fx वी गेट, देखो क्या होगा, अगर हम fx प्लस c को ले भी आए फ्रॉम b टू a, तो क्या होगा f एट b प्लस c, क्योंकि c का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, माइनस f ऑफ a प्लस c का इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो c एंड में कट ही जाएगा। आंसर क्या आएगा, fb माइनस fa, जो हम देखते हैं। दस आर्बिटरी कांस्टेंट डिसअपियर्स व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इसीलिए मैं कह रहा था कि जब हम डेफिनेट इंटीग्रल यूज करेंगे ना,
तो हमारी सी जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है वो नहीं आएगा। और इनडेफिनेट मैंने एक चीज क्या बताई थी कि आंसर्स अलग इसलिए हो सकते हैं क्योंकि सी जो है वो इनकॉर्पोरेट कर देगा आपका कि फाइनल जो वैल्यू आए वो सेम आए। और एफ बी माइनस एफ को कैसे निकालना है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है और पुट कर देना है लिमिट्स की वैल्यू। देखो क्वेश्चन कर लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम 3 to 2। एकदम सिंपल, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3, वैल्यूज पुट करनी है 3 से 2 तक। तो 3 डालोगे तो क्या आएगा 8/3, और 3 डालोगे तो 27/3, और 2 डालोगे तो 8/3। तो माइनस कर दोगे तो क्या आएगा 27 माइनस 8 कर दोगे 19/3 विल बी योर आंसर। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, वेरी इजी। नेक्स्ट रूट एक्स 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा टफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, हम क्या करेंगे टी को ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो टी को जब वाली पुट करेंगे वैल्यू तो -3/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगी, यानी कि ये वाली चीज देखो इनकॉर्पोरेट कर लेगा वो। तो इनकॉर्पोरेट कर लेगा, यहाँ पे पुट कर देंगे और इस चीज को टी माना तो नीचे टी स्क्वायर -2/3 वाला उसका वहां से कूद के आ गया रूट एक्स डी एक्स का। टी की पावर -2 को हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजिली, -1/t आएगा और वैल्यूज पुट करके वापस से एक्स पे चेंज कर देंगे। तो ये सिंपल ही चल रहा है। इसमें चल क्या रही है कहानी कि इनडेफिनेट इंटीग्रल ही हमारा चल रहा है, बस क्या है अब लिमिट्स लग गई हैं। तो सी वी का झमेला क्या हो गया है, खत्म। तो अब देखो, अब जब एक्सप्रेशन आ जाएगा तो अब हमको क्या करना है, अपर लिमिट डालनी है और लोअर लिमिट डालनी है। तो f of 9 और f of 4, तो x की जगह पे डाल दो 9 एक बार और एक बार x की जगह में डाल दो 4 और सॉल्व कर लो। तो एक्सप्रेशन आपका ये आ जाएगा। सॉल्व करके देखना, इजिली सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, अगर ऐसा कुछ आ जाए कि ऊपर x है x+1 x+2 है, तो कैसे करोगे, सीखा हुआ है हमने। एक्सप्रेशन याद करो जब ऐसा कुछ आता है कि हम इस चीज को किस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं इस चीज को लिखना चाहूँ तो ये वाला हमने फॉर्म पढ़ा हुआ था। मैं क्या करूंगा, x+1 और x+2 लिख दूंगा। यहाँ पे मैंने 1 और 2 डायरेक्ट लिख दिया, आप क्या लिखोगे a और b लिखोगे। फिर क्या करोगे, इक्वेट करोगे दोनों तरफ के टर्म्स को। तो जब a और b इक्वेट करोगे तो आपको a की वैल्यू आएगी यहाँ पे -1 और b की वैल्यू आएगी 2। अब इस चीज को सॉल्व कर लोगे। तो इस चीज को कैसे सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा लॉग में। क्यों, क्योंकि a और b की वैल्यू मेरे को पता है। तो इस चीज का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log of x+1 और उस बगल वाले का क्या होगा log of x+2 और -1 और +2 यहाँ पे आगे फंक्शन की वैल्यू। तो हमारे इनडेफिनेट के कंसेप्ट जो हैं वो वेल डिफाइंड तरीके से यहाँ पे भी यूज होते रहेंगे। ये मत सोचना कि इनडेफिनेट की ट्रिक्स अब यहाँ पे वैलिड नहीं, सारी की सारी यहाँ पे लगेगी। फिर क्या करना है, इंटीग्रल फाइंड करने के लिए अपर लिमिट लोअर लिमिट दी है, तो एक बार 2 पुट करो। तो 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 3 और 4 -log3 + 2 log4, और फिर क्या पुट करना है 1। तो 1 पुट करोगे तो 2 और 3 सॉल्व कर लोगे लास्ट में सिंप्लीफाई करके, तो लॉग में आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि सारी की सारी जो हमारी ट्रिक्स हैं किसकी, इनडेफिनेट इंटीग्रल की, वो एक बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे भी यूज की है। तो मैंने यही आपको बताया था कि इनडेफिनेट इंटीग्रल आप जितने अच्छे से समझ लोगे, इसलिए जो मेजर पार्ट ऑफ द पोर्शन है ना, सबसे बड़ा चैप्टर कैलकुलस में आपके क्लास 12 में है इंटीग्रल, और उसमें भी मेजर जो पार्ट है अप टू 70% वो इनडेफिनेट इंटीग्रल का है, क्योंकि उसमें सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हम सीख लेते हैं। अगर हमने अच्छे से ट्रिक्स पकड़ ली हैं, विजुअलाइजेशन हमारा क्लियर हो गया है, तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉब्लम तो एक भी हम ऐसा नहीं हुआ कि अटेम्प्ट ना कर पाए। इनडेफिनेट में ही हम अटक सकते हैं, वो भी तब जब हमने प्रैक्टिस ना की हो या हम एक आध दो फॉर्मूले भूल रहे हो। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब देखो साइन वाला भी हमारा आ गया। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे sin³ 2t और cos 2t। तो ये वाला याद करो, मैंने आपको सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे करवाया था। इसमें देखो क्या करना पड़ेगा हमको, u को हम ले लेंगे sin 2t, तो du मेरा क्या आ जाएगा, sin 2t को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा cos 2t, और 2 हमारा t के साथ बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 cos 2t और cos 2t dt इज इक्वल टू हाफ ऑफ du। ये भी चीज हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, dt की जगह रिप्लेस कर दूंगा हाफ ऑफ du, और ये वाला जो टर्म है यानी कि cos, हमने किसको एज्यूम किया sin 2t को, तो मेरा जो cos 2t dt है वो वाली चीज किसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, ये वाली चीज हो जाएगी मेरी du के साथ इनकॉर्पोरेट, और बाय 2 मैं यहाँ से लिख दूंगा dt की जगह। देखो क्या मेरा एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये रिड्यूस होके ये तो बन जाएगा u3, वो इनकॉर्पोरेट हो गया 1/2 यहाँ आ गया, यानी कि u3 का मेरे को सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। तो क्या होगा u की पावर 4/4, लेकिन एक 2 और बचा था
कांस्टेंट में, तो मल्टीप्लाई होके 8 दे दिया, यानी कि 1/8। वापस से अगर मैं साइन को पुट कर दूंगा तो साइन पावर ऑफ 4 2t। अब क्या है, कुछ नहीं है, अब हमको लास्ट में लिमिट्स लगा देनी है, तो हम लिमिट्स देख लेते हैं। लिमिट्स क्वेश्चन में कहाँ से कहाँ तक दी थी, 0 से π/4 दी थी, तो 0 डालने का देखो कोई सेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 आप पुट करोगे तो साइन ऑफ 0 0 ही आएगा। π/2 हम डाल सकते हैं वहां पे, π/4 जो था एक्सप्रेशन वो हम वहां पे पुट अप कर सकते हैं, तो π/4 हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ π/4 t के टर्म्स में जो दिया था, तो वहां पे क्या बन जाएगा, π/2 बन जाएगा। और हमको पता है साइन की पावर आप कितनी भी रखो, मतलब साइन π/2 को आप कितनी भी बार पावर करो 1 ही आएगा, तो इस चीज की वैल्यू क्या जाएगी 1, और यहाँ पे एक्सप्रेशन होके 1/8, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि हमको क्या मिल रही है, डेफिनेट वैल्यू यील्ड कर रहा है हमारा एक्सप्रेशन। और यही तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल में होगा क्या, हम एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे और फिर लिमिट्स पुट अप करेंगे, तो हमको एरिया की एक वेल डिफाइंड कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, जो कि आप सारी प्रॉब्लम्स में देख सकते हो हमको मिली है। नाउ नेक्स्ट वन, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन। अब हम सब्स्टिट्यूशन की मदद से, सब्स्टिट्यूशन हम इनडेफिनेट में भी सीख के आए हैं, अब वही सब्स्टिट्यूशन की कहानी हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। In previous sections, we have discussed several methods of finding the indefinite integrals. Now, one of the important methods for finding the indefinite integrals is the method of substitution. तो definite integrals, indefinite integrals में भी एक important method क्या था, method of substitution था। हम क्या करते थे, these steps हम follow करते थे for using the method of substitution. Like we consider the interval without limits and substitute y। अब देखो डेफिनेट इंटीग्रल में हमको लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, बिना लिमिट के हम एज्यूम कर लेंगे दैट सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू fx और x इज इक्वल टू g ऑफ y टू रिड्यूस द गिवन इंटरवल टू अ नोन फॉर्म। तो नोन फॉर्म में हम लाने की कोशिश करेंगे। सब्स्टिट्यूशन में हम यही करते आते थे कि हम जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स सा टर्म है उसको हम सिंप्लीफाइड टर्म में ब्रेक करने की कोशिश करते थे। तो जो कहानी इनडेफिनेट की थी ना, वही सेम इसमें भी लगानी, एग्जैक्ट 2 कॉपी वही लगाएंगे, बस यहाँ पे क्या अंतर आ जाएगा कि लिमिट्स रहेंगे हमारे पास लास्ट में। तो नाउ इंटीग्रेट द न्यू इंटीग्रैंड विद रिस्पेक्ट टू न्यू वेरिएबल विदाउट मेंशनिंग द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ रीसब्स्टिट्यूट फॉर द न्यू वेरिएबल एंड राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल। तो जो अब हम सॉल्व करते हैं तो यही करते हैं कि अगर हमने t सपोज माना x वाले टर्म में, तो हम सॉल्व करने के बाद क्या करते थे, t को वापस x से रिप्लेस कर देते, तो वही करना है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ द आंसर ऑब्टेन्ड इन 3 and apply the given limits of integration and find the difference of the values at upper and। तो अब क्या है, ये वाला स्टेप क्यों आया, इनडेफिनेट की पूरी कहानी सेम है, बस लास्ट में क्या है डेफिनेट में कि लिमिट्स आ जाएंगी। अब वहां पे क्या होता था, प्लस c लगा के हम छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप और फर्दर हमको सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आप देख के, आप इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए कि आप देख के बता दो कि इस चीज में क्या सब्स्टिट्यूशन होगा। तो आपको देखो x की पावर 5 दिख रहा है, x की पावर 4 दिख रहा है, यानी कि आपको दिख रहा है कि मेरे को x प्लस 5, x टू पावर 5 प्लस 1 को t लेना होगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएट करोगे तो dt में क्या आ जाएगा, 5x की पावर 4 और dx आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं यहीं पे सॉल्व करके आपको दिखाऊं, तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो टर्म है 5x की पावर 4 dx, ये हमारा इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इन dt इटसेल्फ। तो ये वाली चीज मेरी क्या बन जाएगी, dt बन जाएगी, और जो मैंने एज्यूम किया है वो मेरा पूरा t बन जाएगा। तो देखो एक्सप्रेशन डायरेक्टली चेंज हो जाएगी इनटू दिस वन। लिमिट्स भी हैं तो लिमिट्स को रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व कर लेते हैं रूट t को। तो रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताया हुआ है कि x की पावर ऑफ 3/2 आ जाएगा, यानी कि 1 + 1 और हो जाएगा पावर में, और नीचे आ जाएगा उसका जो भी कोफिशिएंट होता है, तो नीचे आएगा तो क्या होगा 3/2, तो नीचे 3 और ऊपर 2 आ जाएगा न्यूमरेटर में। अब t की वैल्यू क्या करो, वापस से पुट अप कर दो, तो x + 5 + 1 और 3/2 वहां पे हमने पुट अप कर दिया। अब देखो क्या करना है, अब हमको लिमिट्स अप्लाई कर देनी, यही हमने पूरा मेथड में सीखा था कि पहले सब्स्टिट्यूट कर देंगे फिर लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। तो -1 से 1 लिखा हमने और इस चीज में लिमिट्स लगा दी, तो लिमिट्स लगा दो, सॉल्व कर लोगे आप इस चीज को, तो 4/√2/3 आंसर आपका आ जाएगा। लिमिट्स तो नहीं लगवाना ना, देखो लिमिट्स लगाने का तरीका 1 पहले पुट अप करना, तो यहाँ पे 1 + 1 2 आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर 3/2, वहां पे -1 करोगे तो -1 की पावर 5 करोगे तो अगेन -1 0 दे देगा, तो ये चीज क्लियर। 2 की पावर 3/2 और यहाँ 2/3, तो इस चीज को आप 2√2 भी लिख सकते हो, यानी कि 4√2/3 विल बी योर फाइनल आंसर। नाउ अल्टरनेटली वी कैन ट्रांसफॉर्म द इंटीग्रल एंड देन इवेल्युएट विथ न्यू लिमिट्स। तो देखो हम क्या कर सकते हैं,
वी कैन ऑल्सो ट्रांसफॉर्म द इंटीग्रल और फिर हम उसमें लिमिट्स लगा सकते हैं। तो यही चीज हमने की। अब क्या किया, x इज इक्वल टू -1 है, तो हमने क्या किया, लिमिट्स को भी ट्रांसफॉर्म कर लिया। या तो हम क्या करें, जैसा स्टैंडर्ड तरीका वही सॉल्व करें, वापस x में डालें, या फिर हम लिमिट को ही मॉडिफाई कर सकते हो। देखो कैसे होगी, जब x -1 होगा तो t की वैल्यू क्या होगी, x को -1 रखो तो -1 ही निकल के आएगा, x की पावर 5 टाइम्स करोगे तो, और +1 करोगे तो 0, तो यानी कि t की वैल्यू लोअर लिमिट हो जाएगी 0। और व्हेन x इज इक्वल टू 1 पुट करो, तो x को 1 पुट करो तो 1 की पावर 5 + 1 यानी कि 2। तो अगर t के टर्म्स में अगर आप लिमिट लिखना चाहो तो वो कहां से कहां तक हो जाएंगी, 0 से 2। तो यही वाला एक्सप्रेशन में अगर आप रिपोर्ट करना चाहो आंसर, तो 0 से 2 पुट कर दो। तो इस चीज को सॉल्व हमने किया था, तो क्या आएगा, t की पावर 3/2, लिमिट सब कहाँ है 2 से 0 तक, 0 पुट करोगे t में तो 0 ही आएगा, और यहाँ पे 2 की पावर 3/2 अगेन सॉल्व करोगे तो 4√2/3। तो जैसा मर्जी आए आप वैसा सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट पहले सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, फिर लिमिट्स x की लगा सकते हो, या फिर लिमिट्स भी चेंज कर लो और डायरेक्टली ही सॉल्व कर लो। आई होप ये सारी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी डेफिनेट इंटीग्रल की। तो जब हमारा अपकमिंग सेशन है उसमें हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़ेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा। सो इन शॉर्ट, एज यू कैन सी, डेफिनेट इंटीग्रल हेल्प्स अस इन फाइंडिंग एक्यूमुलेशन ऑफ क्वांटिटीज, दैट इज एरिया इन आवर केस। सो विद दिस आई कंक्लूड आवर दिस सेशन ऑफ चैप्टर नंबर 7, दैट इज इंटीग्रेशन। अब यही सब कंसेप्ट आपको और इन डेप्थ में पढ़ना है तो आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर इस पर्टिकुलर सेशन में आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।